एक तो पहले ये सोचना है कि हम ज़िंदगी भर कमा नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं अपना एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरी ग्रैंड मदर थी। टुडे द वाइफ एंड द हस्बैंड बोथ आर अर्निंग। ओके, नाउ बोथ ऑफ देम हैव गॉट अ डिफरेंट, अलग सोचते हैं अबाउट मनी। सुबह सुबह 5 बजे भी फ़ोन आए हैं जो मेरे काउंसलिंग केसेस में करती हूँ उसमें। Welcome to this podcast, ma'am. Usha ma'am, I know that you have spent 34 glorious years in banking. I wanted you to share your insights. मतलब आपका वो जर्नी कैसे रहा कि right from the day you started till you spent your retirement days. तो कैसा रहा आपका जर्नी? मैंने टोटल 34 इयर्स बैंक में काम किया है एंड आई जॉइंड इन 1981। जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था बॉम्बे मेन ब्रांच में। तो एक तो वहाँ मैं शेयर डिपार्टमेंट में थी और तब वो शेयर्स का काफ़ी ज़ोर से ज़माना था, लेकिन हम खुद एम्प्लॉय होते हुए भी हमारा किसी का भी बैंकिंग खाता नहीं था और हमें कैश में सैलरी मिलता था। ऐसा सैलरी के दिन हम लाइन लगा के खड़े रहते थे और वो हेड क्लार्क हमको कैश बांध के देता था पॉकेट में और हम बड़े खुश हो जाते थे। तो इतना कम अवेयरनेस था कि बैंकिंग का अकाउंट होना चाहिए, ज़रूरी ही नहीं था। एवरीथिंग वाज इन कैश। और जहाँ जितने भी कस्टमर आते थे वो कंपनीज़ के आते थे, बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए ही बैंक काम करती थी। आश्चर्य की बात ऐसी है कि मैं 1981 से लेके ऑलमोस्ट 1991-92 तक मैंने एक भी हाउसिंग लोन कस्टमर देखा नहीं था। अच्छा। तो जैसे मैं MIDC ब्रांच में आई और मैं लोन डिपार्टमेंट में थी, तो लोन डिपार्टमेंट यूज़ टू हैंडल ओनली कंपनी अकाउंट्स। तो बड़े बड़े MIDC के कंपनीज़ का बैंक गारंटीज, LCs या उनके रॉ मटेरियल वगैरह, लेकिन आम कस्टमर जो सामान्य लोग हैं, कॉमन मैन को कोई एंट्री नहीं था बैंक में। तो पहला हमारा स्टाफ लोन, स्टाफ के ही एक बंदे ने हाउसिंग लोन मांगा तो पूरा ब्रांच उसके आजू बाजू जमा हो गया था देखने को कि ये क्या होता है और अब ये कैसा फाइल और इसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ऑफिसर ने भी नीचे गर्दन डाल के बोला कुछ भी क्या मांगता है हाउसिंग लोन, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई पेपर ठीक नहीं होता है। सो ही वॉज डिस्करेज सो मच। और ये सिचुएशन 1991 तक थी। जैसे लिबरलाइजेशन आया और बैंक का क्रेडिट स्कोर फंड्स को चैनलाइज किया गया कि आपको 40% का तो प्राइमरी सेक्टर में देना ही है, जिसमें हाउसिंग लोन भी आया, एजुकेशन भी आया, एग्रीकल्चर भी आया, तब जाके फर्स्ट टाइम बैंक के आंखें खुली कि अभी हमको ये भी करना पड़ने वाला है। तब बड़े नाराज़गी से करते थे। अच्छा, मतलब बिल्कुल विलिंगनेस नहीं था, क्योंकि आदत क्या थी, इंडियन ऑयल का एक अकाउंट लेके बैठो। जहाँ हमारी स्टेट बैंक की कमर्शियल ब्रांच केवल इंडियन ऑयल का एक ही अकाउंट लेके बैठती थी, उसके एम्प्लॉयज़, उनका लोन, उनको चेक, एक पूरा ब्रांच खाली एक ही बिजनेस, एक ही कंपनी, कस्टमर। तो रोज़ उसको 800 चेकबुक लगते थे, तो उसके 800 चेकबुक पे छप्पा मारते बैठो, बट ओनली BPT इज़ टू बी सर्व्ड। लेकिन 1991 में ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम कॉमन पर्सन, कॉमन आदमी को बैंक में एंट्री मिलने लगा। लेकिन हम भी तैयार नहीं थे, मतलब हमको भी हाउ टू हैंडल देम, उनका फाइनेंस कंट्रोल कैसे करना है, सुपरवाइज कैसे करना है, कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो साइड को एक्सपोजर ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चरल लोन बढ़ने लगे, एजुकेशनल लोन बढ़ने लगे, हाउसिंग के कस्टमर आने लगे, तो चेंज इतना बढ़िया रहा कि बाद में 2000 में मेरा प्रमोशन हुआ एंड 2001 टू 2002 में मैं डिप्यूटी PBD मैनेजर बनी। तो वो एक साल में मैंने 100 हाउसिंग लोन दिए। So the change was like really rapid, really rapid. It was sea change and first time common आदमी को एंट्री मिला और we also started liking the job, क्योंकि हमारा रिलेशन डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ, आम आदमी से आने लगा। और वो सामने दिखने लगा कि मैंने लोन दिया तो एक का घर बन गया, मैंने लोन दिया तो एक फॉरेन जा सक रहा है। तो जिनको वो सेटिस्फैक्शन मिलता था, मुझे तो बहुत इमेंसली मिला, क्योंकि बैंकिंग में खुद का पैसा यूज़ नहीं करते हुए सोशल वर्क करते आता है, क्योंकि आपके पास इतना तो होता नहीं कि आप सबको हेल्प करें, बट थ्रू बैंकिंग चैनल मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बट दिस वॉज सी चेंज फ्रॉम 1981 टू 1991 में इतना कुछ बदल गया कि बैंक्स में अभी बहुत सारे चीज़ें वो अडेप्ट कर गए वो बिकॉज। और तब तक कंप्यूटराइजेशन भी आया था। हम जो मैनुअल कर रहे थे तो
स्टैंड अलोन ही से, बट एक एक कंप्यूटर को दे दिया जाता था। लैन में आने को फिर भी टाइम लगा था, लेकिन वो कंप्यूटर को देख के भी हम उसके आजू बाजू जमा होते थे, क्योंकि बैंक में हार्डली 1-2 कंप्यूटर रहते थे, बाकी तो मैनुअली चलता था। तो उसको देखना है, फिर उसको समझना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये मुझे बहुत सरप्राइज कर गई कि एज अ बैंक एम्प्लॉय आपको भी कैश में ही सैलरी। हाँ, और हम बड़े दुखी थे जब हमको खाता खोलना पड़ा था। तो दैट वाज द लेवल ऑफ बैंकिंग वी वेर। हाँ, दैट इज़ रियली अमेजिंग। अभी जैसे आपने ये शेयर किया कि आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जर्नी, तो आप क्या मतलब जितने सारे आपके कस्टमर्स आप मिले रहेंगे उनके साथ हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी रहेगी। जैसे आपने कहा 100 हाउसिंग लोन्स दिए, तो आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में हस्बैंड और वाइफ कितना जानकार रहते हैं? मतलब व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैड बैक देन और आज? मतलब व्हाट इज़ द काइंड ऑफ अवेयरनेस कि भाई बैंक का खाता होना चाहिए, मतलब हमारा हाउसिंग लोन हम ले सकते हैं, एजुकेशन लोन हम ले सकते हैं। किस किस्म के अवेयरनेस आपको नज़र आई लोगों में, मतलब फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल, क्योंकि पहले जब वो हाउसिंग लोन लेने आते थे तो बड़े डरते डरते आते थे कि क्या मालूम बैंक देगी क्या नहीं, क्योंकि आज तक तो कभी बैंक में गए नहीं। मतलब अगर बैंक देती है तो बहुत मेहरबानी हो रही है। तो दे यूज्ड टू बी सो प्रेशराइज कि बैंक ने अगर कुछ मांग भी लिया तो भाग दौड़ के कर भी लेते थे, और नहीं लिया तो दे यूज्ड टू फील वेरी गिल्टी एंड डिफेंसिव पे रहता था कस्टमर। करेक्ट, करेक्ट। आज का कस्टमर दे नो एवरीथिंग अबाउट हाउसिंग लोन। दे नो देयर आर सो मेनी बैंक्स ऑफरिंग सो मेनी कंसेशंस और लोन। इंफॉर्मेशन इज तो अवेलेबल। जब आते हैं तो दे कम विथ फुल नॉलेज। फुल नॉलेज। और वो कहते हैं कि तुम्हारा इतना रेट क्यों है, वो बैंक का तो कम है, तो मैं इतना क्यों दूँ, आप सर्विस क्या दोगे, आप हमको बार बार बुलाओगे तो नहीं। ये जो असर्टिवनेस आया है, कस्टमर लेवल शिफ्ट हो गया कस्टमर। पहले कस्टमर को हम भगाते थे, अब कस्टमर हमको भगाते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड में बता दिया आपने। और उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अपने कुछ खुद के आइडियाज़ बैंकर्स के और बैंकिंग ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ होती है। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि जैसे नया हाउसिंग लोन शुरू हुआ था एंड आई वाज इन घाटकोपर ब्रांच, तो एक लेडी ने अप्लाई किया था। शी वाज विथ गोदरेज, एंड गोदरेज की शी वाज डूइंग सम सीआर का जॉब लिखते। जैसे उन्होंने बांगड़ी में एक विंड मिल को चालू करना था। सो इट वाज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उनके अच्छा, CSR प्रोजेक्ट था। बराबर उसका काम था। शी केम फॉर जस्ट 4 lakhs का लोन। वो टाइम में मिलता भी था 2000 में। 4 lakhs में उसको बांगड़ी में घर बनाना था ताकि वो विंड मिल को देख सके। लेकिन वहाँ पे एक कॉलम होता है, आर यू मैरिड और सिंगल, तो उसने लिखा था सिंगल। तो इसने हमारे मैनेजर ने पूछा सिंगल है मतलब शादी करने वाली हुई, तो बोले आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। तो इसने बोला उसको लोन मत दो, क्योंकि वो शादी नहीं करने वाली है। तो क्योंकि बाद में उसका भाई उसमें हिस्सा मांगेगा और ये सब करने क्या, हमको क्या करना है ना, हमको उसका सैलरी देखते हुए लोन देना है। बट दैट वाज द कन्फ्यूजन इन बैंकर्स ऑल्सो कि आप अपने खुद के सोशल आइडियाज़ या कंसेप्ट बैंकिंग में घुसा रहे थे। फिर जब मैंने उनको बोला आप मेरे को लिख के दो कि शादी नहीं हुआ है इसलिए लोन नहीं देना है, बिकॉज यू टेल मी देन आई विल रिजेक्ट द लोन। तो वो तो लिख नहीं सकते ऑफिशियली, एंड वो लेडी को लोन देना पड़ा एंड शी रिपेड द लोन विच वॉज टू बी पेड इन 15 years इन जस्ट 4 years। Yes, people सैलरी, हाँ उसका सैलरी तब के ज़माने में 65,000 था। अरे बाप। आप सोचिए, मतलब आज का वो कम से कम 3 to 4 lakhs रहेगा। बट फिर भी ये सीखते हुए बैंकर्स को भी काफ़ी टाइम गया कि प्रोफेशनल बैंकिंग क्या है। जैसे शादी किया हो, अगर एक कोई अलग रिलीजन का है, फॉर एग्जांपल हिंदू है और मुस्लिम है, अगर दोनों ने नाम चेंज नहीं किया है किसी ने इसमें से, स्पेशली लेडी ने, तो लोन कैसा देने का इसलिए अटक जाते थे। सो बैंकर का रोल क्या है ये समझते हुए भी काफ़ी दिन गए। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग भी जब भी लोन के लिए गए हैं तो व्हेन दे आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो कभी कभी लगता है कि बहुत अटपटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि आपको सिंगल नेम की ज़रूरत है। अगर मैं उषा हूँ तो मेरा उषा इज इनफ, देयर इज़ नो नीड ऑफ आगे हस्बैंड पिताजी का नाम सरनेम। दिस इज़ व्हाट लॉ सेज। बट वो हमारा सोशल रिक्वायरमेंट है, सोशल। वहाँ पे सब जमा हो जाते थे, देखो देखो शादी किया है, नाम भी नहीं बदला, ऐसे कैसे चलेगा, फिर लोन कैसे देने का, खाता कैसे खोलने का यहाँ से। फिर वो बुला के समझाना पड़ता था कि ऐसा करोगे तो एक तो दिस इज इलीगल
और आप पे कोई केस भी कर सकता है कि आप रिलीजन बेस्ड बायस रख रहे हो। तो ये भी सीखते सीखते अब बैंकर्स नो, हाँ, काफ़ी लोगों में अभी अवेयरनेस आ गया है। दोनों फ्रेंड्स भी खोल सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी खोल सकता है, बिना नाम चेंज किए हस्बैंड वाइफ फिर भी मैरिड ही रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों का नाम चेंज हो। काफ़ी छोटी छोटी बातें पहले शुरू में अटकती थी, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, अवेयरनेस आई है। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम लोग बैंक में खाता खोलने आते हैं या फिर बैंकिंग में लोन लेना है या फिर कोई भी सर्विसेज लेना है, तो आपको सोशल चीज़ों में क्या शिफ्ट नज़र आता है? कि पहले हस्बैंड्स लोग सारा कंट्रोल करते थे, तो यहाँ पे मैं अपना एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरी ग्रैंडमदर थी, ओके, शी वाज नॉट एजुकेटेड। मेरे ग्रैंडफादर वाज अ बैंकर, ही वाज अ बैंक मैनेजर, बट सारा कुछ फाइनेंशियल डीलिंग सिर्फ हस्बैंड जी करते थे। तो वाइफ को कोई अवेयरनेस ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड का कितने खाते हैं, कितना एफडीज है, कितना लोन लिया हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। और सडनली एक दिन उनकी डेथ हो गई, तो माय ग्रैंडमदर टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। तो वो आपको क्या लगता है कि कितना ट्रांजिशन अभी हुआ है कि लेडीज़ में वो अवेयरनेस आई है अबाउट फैमिली फाइनेंस? नहीं, कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, हार्डली 10% पड़ा होगा, क्योंकि मैं बैंकिंग के साथ साथ 1995 से आई एम वर्किंग फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। यस, आई नो दैट। अभी कोविड तक भी जो मेरे पास केसेस आई, कितनी भी लिखी पढ़ी लेडीज़ होंगी या खुद जॉब भी करती होंगी, तो अभी जब हस्बैंड का डेथ होता है, दे जस्ट डोंट नो कि खाता किधर के बैंक में है तो जॉइंट है क्या नहीं है, नॉमिनेशन है क्या नहीं है। एक्चुअली कुछ शेयरिंग ही नहीं होता है घर में कि मेरा इधर खाता चल रहा है। एंड और कई बार ऐसे बैंकों में खाते कि जहाँ क्लेम करने कोई आता नहीं आफ्टर द पर्सन इज डिसीज, क्योंकि घर को मालूम ही नहीं होता है कि इसका इस बैंक में खाता पड़ा है। एंड फिर आफ्टर 10 years वी हैव टू ट्रांसफर दिस फंड्स टू आरबीआई के पास ऐसे करोड़ एंड करोड़ रुपीज। या मैं पिछले हफ्ते मैंने ये भी देखा था कि डिविडेंड्स भी बहुत लोगों के ऐसे ही पड़े हैं, घर में मालूम ही नहीं होता है। और ये इसका रीज़न कि लेडीज़ खुद असर्ट नहीं करती है पोजीशन कि मुझे मालूम होना चाहिए, मैं तो घर का काम करूँगी, फाइनेंस तो मुझे समझ में नहीं आता है, हस्बैंड ही देखेगा। ये एटीट्यूड आज तक भी है। इसके लिए मैं काफ़ी वर्कशॉप करने की कोशिश करती हूँ कि तुम्हें मालूम भी है क्या। मैं 10 क्वेश्चन डालती हूँ कि तुम्हें इतना तो मालूम है क्या कि आपका LIC पॉलिसी है क्या नहीं, अगर हस्बैंड का है तो आप बेनिफिशियरी है क्या नहीं, वो टर्म है क्या, मेडिकल है, नहीं मालूम है। बैंक के बारे में भी नहीं मालूम है, लोन के लिए भी आती है तो कुठे सही करो, इतना ही उनको मालूम है। हाँ, सिग्नेचर किधर करो। अभी जैसे हाउसिंग के नॉमिनेशन का मैं पूछती हूँ सोसाइटी में, तो बोलते कोई तो ग्रीन कागज़ पे मेरा साइन लिया था, वो ग्रीन कागज़ क्या था मालूम नहीं है। ये एजुकेटेड लेडीज़ का हालत है। इवन डॉक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, तो आम लेडी का तो सवाल ही नहीं आता। और फिर जब ऐसे हस्बैंड का अचानक, और कोविड में स्पेशली ये हुआ कि जैसे वो अचानक डेथ हुआ तो बैंक में ही फर्स्ट टाइम पैर रखा है। फिर ऐसे टाइम सब रिलेटिव्स उसका बहुत फ़ायदा लेते हैं। सो मैंने तब देखा है, मैं तो बैंक मैनेजर थी, कि जैसे हस्बैंड जाता है तो बहुत सारे रिलेटिव्स आने लगते हैं, पैदा हो जाते हैं। बैंकिंग समझता नहीं है तो मेरे साथ जॉइंट खोल दो, मैं ही तो देखने वाला हूँ। और फिर उसका पूरा खाता जॉइंट करते हैं और बिल्कुल खाता खाली भी कर देते हैं। सो इट इज़ अ वेरी राइट थिंग दैट यू आर डूइंग। आप प्लीज़ ये वर्कशॉप्स और कंटिन्यू करते रहिए, बिकॉज अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपने बहुत राइटफुली कहा कि रिलेटिव्स तभी आके खड़े हो जाते हैं एंड सारा खाता खाली कर देते हैं। दैट इज़ अ रियल सैड सिचुएशन, जब बेचारा हस्बैंड इतना दिन मर मर के कमाया और उसकी बीवी को उसका एक भी बेनिफिट नहीं मिलता है। मुझे ऐसे सुबह 5 बजे भी फ़ोन आए हैं, जो मेरे काउंसलिंग केसेस में करती हूँ, उसमें माँ का फ़ोन आया था कि मैं बाथरूम में से बात कर रही हूँ क्योंकि लड़के ने अभी मुझे उठाया है और वो बोल रहा है ये घर मेरे नाम पे तू कर, और नहीं तो मैं बहन जो डाइवोर्स है उसको नहीं देखूँगा। और ऑलरेडी हस्बैंड तो गए हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं बोली मेरा तो एडवाइस रहेगा कि नहीं करना है, आपके नाम पे है। करेक्ट। क्योंकि एक बार हो गया तो जो 5 बजे उठा के ज़बरदस्ती करता है, ये बेटा आपको देखने वाला है नहीं आगे। एब्सोल्युटली। बट उसको करना पड़ा क्योंकि वो उसे बाहर की दुनिया का आदत नहीं था, और घर उसके नाम पे होते ही उसने 2-3 महीना ही बहन को देखा, तीसरे महीने में बहन को घर से बाहर निकाला। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ लेडीज़ भी, कि उनके नाम पे होते हुए भी
they don't know how to handle the situation and how to keep their assets intact with themselves. करेक्ट एब्सोल्युटली बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जहाँ पे मैं ट्राइबल एरिया में काम करती थी तो बचत गट की जो लेडीज़ होते तो वहाँ तो बेचारे में से एक दो को ही सिग्नेचर आता है, तो वो जब बैंक में आती थी पैसा निकालने को तो हमारे प्यून उनको बोलते थे नीचे बैठो, तो चेयर्स अवेलेबल होते भी वो नीचे बैठ जाती थी। तो मैं जैसे वहाँ ब्रांच मैनेजर करके गई तो मैं बोली ये सब नीचे क्यों बैठे, क्या उनके कपड़े गंदे होते हैं? तो मैंने उनको अंदर बुलाया, फिर उनको बोला मेरे चेयर्स मंगवाई काफ़ी, तो चेयर्स जैसे अपनी व्हील चेयर है तो ज़रा वो डरती थी बैठने में, आगे पीछे होती है, तो उनको सिखाया कि एक चेयर पकड़ेगी एक बैठेगी, एक चेयर पकड़ेगी और एक बैठेगी। फिर मैं ऊपर ही क्वार्टर था मेरा, एक सोफ़ा नीचे लाया, मैं बोली आप कभी भी नीचे नहीं बैठोगे, यू आर कस्टमर, यू विल बी सिटिंग ऑन चेयर और सोफ़ा। और फिर उनको सिखाया कि आपने आते हुए किस तरह से हक से पैसा मांगना है, बट फिर भी आता नहीं था, तो मैंने उनके लिए एक दिन म्यूट बैंकिंग किया, मतलब बैंकिंग आवर्स के बाद इनको फिर से बुलाया और 2-3 फेक काउंटर खोले और उनको बोला कि यहाँ तुमको खड़े रह के पैसा निकालना होता है, इसका कलर कैसे होता है, यहाँ पासबुक उसको कैसा मांगना होता है। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा उनका कि नेक्स्ट 2-3 मीटिंग के बाद वो आके खुद ही प्यून को बोलते ए चेयर आन। that was a transformation. हाँ, ये चेंज आप ला सकते हो कस्टमर में। Yes, absolutely. हैव अ राइट अप्रोच एंड राइट गाइडेंस। पैसा तो वो भी दे रहे हैं और दूसरा भी दे रहा है, तो why they should feel मतलब उनको नीचे बैठने की क्या ज़रूरत है एक्चुअली। करेक्ट That was a very nice experience. या आई नो मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में आज। वो बैंकर पे कई बार होता है कि तुम सब कस्टमर को इक्वल ट्रीट करो, कि जो बड़ा आएगा तो उसको अंदर, बाकी सबको ऐसे नहीं करो, तो काफ़ी अच्छा बैंकिंग कर सकते। अच्छा, अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि टुडे द अवेयरनेस अबाउट फाइनेंस इज़ वेरी वेरी मिनिमल, मतलब बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि फिनेंस मतलब क्या करना है। 90% ऑफ द पीपल टेक्निकली क्वालिफाइड रहते हैं, उनको फाइनेंस क्या है नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आप कुछ बेसिक्स बताइए कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, मतलब सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें तो बेसिकली होना ही चाहिए, बाकी तो चीज़ें यू कैन हैव एड ऑन्स, बट ये बेसिक होना चाहिए। एक तो पहले ये सोचना है कि हम जिंदगी भर कमा नहीं सकते, हमें कभी तो रुकना है। हाँ। कि उसके बाद हमारा इनकम बंद होने वाला है, तो उसके बाद के जो साल हमारे रहने वाले हैं 15, 20, 25, वो कैसे जाएंगे, उसको अगर हम अभी से पैसा कैसे आएगा, तो बाद में पूरा बुढ़ापा बहुत पथेटिक जाता है। सो डे 1 से पहले थोड़ा तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू होनी है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। मतलब मेरा फर्स्ट सैलरी 1981 में वॉज हाई कोर्ट में पहले मैंने काम किया था, फिर बैंक में आई थी। मेरा फर्स्ट सैलरी था 324। तब के ज़माने में 324 के फर्स्ट सैलरी में मैंने पिताजी को रेमंड का सूट, मम्मी को साड़ी, घर में सबको गिफ्ट ला के भी पैसा बचा था। दैट वाज दैट टाइप। बट तब से ही मैंने 20 रुपये का आरडी शुरू किया था। मैंने अभी तक वो पासबुक रखा है कि फर्स्ट सैलरी से ही 20 रुपीज़ का ही रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि हमें थोड़ा तो पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट, तो शुरू में इन्वेस्टमेंट का अगर एक्सपर्टीज़ नहीं होगा तो कम से कम पहले घर में पैसा ही नहीं आना चाहिए। सेव फॉर फ्यूचर, वॉट एवर इज द अमाउंट, इट कैन बी वेरी वेरी स्मॉलेस्ट बट इट हैज़ टू गो। अभी हम स्मॉल एज 1000 और 500 यू अर्न, जो कमा रहे हैं उसके कम से कम 2%, हाँ, इतना तो डालो ही, 2%। उसके बाद ही सैलरी घर में आने दो, दैट शुड बी दी फंडा। और उसके बाद हमको 3-4 इमरजेंसी के लिए पैसा रखना है। अगर शादी हुई हो या ना हुई हो, हमको घर लेना पड़ता है, बराबर है। एक शेल्टर चाहिए हमें इमरजेंसीज़ के लिए, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, भले वो खुद की हो या माँ पिताजी की हो, उनके लिए पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड देन एजुकेशन, अगर खुद का या अगर फैमिली है, हमने शादी किया है तो अपने बच्चों का एजुकेशन। ये 2-3 का प्रोविज़न हम क्या कर रहे हैं, इसका तो प्लानिंग होना। मतलब सैलरी आते ही शुरू में मैं तो ऐसे पैकेज बनाती थी कि किराना को इतना रुपया डाल दिया, हाँ, सब्जी को इतना रुपया डाल दिया, अलग अलग बजट एलोकेट, अब जो बच गया दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेविंग। एक तो पहले घर में ही आने नहीं, पहले तो 50 रुपया 100 रुपया जो जमता था वो आरडी में ही जाता था। बचे हुए में भी पैकेट बनते थे, वेजिटेबल का पैसा उसी में से निकलेगा। सो आई यूज़ टू हैव कंट्रोल, एक मेंटल कंट्रोल रहता था। इस बार ज़्यादा हुआ खर्चा, कहाँ गया इस बार, इसमें ज़्यादा, ये नहीं कि करते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन एक
कंट्रोल रहता था खुद पे कि इतने सैलरी में बिठाना है। हम दो ही तरीके से जी सकते हैं, या तो इनकम बढ़ा सकते हैं या तो है एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर अ सैलरीड पर्सन, आपको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। आप बिजनेस पर्सन हो तो कमाओ और खर्चा करो, बट फिर भी प्रोविज़न तो करना ही है। सो मेडिकल, एजुकेशनल, मैरिजेस और घर, ये 4 के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है। इसके लिए तो प्रोविज़न करना है, या तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए कि एजुकेशन है तो मैं बच्चे के लिए एजुकेशनल लोन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो उसमें कितना तैयारी करके रखूँ कि बैंक से लोन लेने के बाद क्या मैं इंस्टॉलमेंट भर सकता हूँ, बच्चे ने भी भरना होता है। शादी के लिए मैंने खुद डिसाइड किया था, हमने शादी का एक्सपेंसेस को खुद डिसाइड, दिस इज़ माय ओपिनियन, कि 2013 में मेरे सेकंड बेटी की शादी हुई, उसके पहले 2004 में 7 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगी। दैट वाज माय 2004। आपने अपर लिमिट सेट, मैंने अपर लिमिट सेट किया था, इसमें बिठाऊँ। आई विल नॉट स्वे विद द वट एवर इज सोशली नीडेड। आई हैव दिस मच अमाउंट, इसमें शादी होगा। तो अगर फिक्स प्लानिंग किया फाइनेंशियल तो काफ़ी कंफर्टेबल, अभी हम रिटायर हो गए बट वी आर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम दोनों भी, मेरे हस्बैंड और मैं, क्योंकि हमारा इनफ सेविंग है, इनफ फिक्स डिपॉजिट है। हमने म्यूचुअल में वगैरह भी डाला था, जिसको अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि अब हमको नहीं, वी डोंट वांट टू स्वे विथ मार्केट नाउ एट दिस एज। बट उतना इंटरेस्ट आता है कि जो सैलरी में कमा रही थी उतना ही मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड उसके ऊपर पेंशन आ रहा है। सो आई एम बेटर ऑफ राइट नाउ, ये लेवल पे हमारा होना चाहिए, ताकि आज मैं कम से कम पैसे के लिए किसी के पास नहीं जाऊँ। या एक 2-3 चीज़ें और मालूम होनी चाहिए कि अगर आपका खुद का घर है एंड देन इफ़ यू बिकम अ सीनियर सिटीजन और आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, आपका पेंशन नहीं है, तो बैंक के पास एक रिवर्स मॉर्गेज की योजना है। अपना ही घर बैंक के पास गिरवी रखो, उस पर बैंक आपको मार्केट वैल्यू के ऑलमोस्ट 1/3 लोन, जैसे सपोज 90 लाख का घर है तो आपको 30 लाख बैंक देगी, विच यू आर नॉट सपोज टू पे एट ऑल। ये इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कि आपको पैसा वापस ही नहीं करना है। दोनों भी हस्बैंड वाइफ जब एक्सपायर हो जाएंगे, जब उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में पहुंचेगा, तो बैंक तब रिलेटिव को पूछते हैं, इफ़ यू वांट दिस हाउस इतना लोन भर दो, नहीं तो बैंक विल सेल द हाउस एंड लिक्विडेट देयर लोन। पैसा कम आया तो कम, ज़्यादा आया तो एक्स्ट्रा जो पैसा आता है वो पहले से ही एक रजिस्टर्ड विल बना हुआ रहता है अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर, और वो जिसका नाम लिखा होगा उसको पैसा देते हैं। ये मेरे ख्याल से सब सीनियर सिटीजन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि नहीं है ऐसा कि सबको पेंशन मिलता है। करेक्ट है, बहुत सारे तो जगह सैलरी बहुत होती है लेकिन बाद में कुछ हाथ में बचता नहीं, लेकिन घर बड़ा होता है। करेक्ट, तो उस घर को यूटिलाइज करें, उसको मॉर्गेज में डाल दें। और फिर और भी एक फ़ायदा होता है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन इन सोसाइटी, कि लड़के घर से जो लड़ते हैं कि ये घर मेरे नाम पे, वो भी बंद हो जाता है। घर तो मॉर्गेज पड़ा है, जो छुड़ा है बैंक में है, तो वो फाइट वहीं पे स्टॉप। तो मैं बहुत सारे पेंशनर्स के मीटिंग्स हमेशा लेती थी कि ये लोन है, और मैंने कई लोन ऐसे दिए हैं कि आप बहुत रुबाब से रह सकते हो, आपके ही घर में पैसे आपको 30 लाख मिल गए, उसके इंटरेस्ट पे उनका खर्चा निकल जाएगा, पूरा साल का खर्चा निकल जाएगा, वैसी घर में रह सकते हैं। एंड बैंक इज नेवर गोइंग टू कम टू यू टू आस्क फॉर लोन। आप 100 साल भी जो तो नहीं आएगी। सो दैट इज़ अ रियल, बहुत अच्छा स्कीम है बैंक्स का। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इसमें तो बैंकर्स ने करना चाहिए, क्योंकि इसमें एनपीए होता नहीं, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू, नोबडी इज एक्सपेक्टेड टू रीपे द लोन। तो लोन हमेशा स्टैंडर्ड ही रहता है, लेकिन वो सीनियर सिटीजन को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत सारा थोड़ा टाइम जाता है, अदर जितना यंगस्टर के लिए नहीं जाता है, तो मालूम नहीं क्यों टालते। बट दिस इज सच अ nice social work you can do through bank finance. Correct. This is a very important thing. और जैसे आपने वो बेसिक्स बताए, you have to have some money which is being kept. आपका मेडिक्लेम होना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर कोविड तो सबको मालूम पड़ा है कि कोई भी एज में किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो आपका सब में ज़्यादा खर्चा हॉस्पिटल में होता है, विच इज़ अनप्रेडिक्टेबल। यू आर जस्ट नॉट रेडी फॉर द एक्सपेंसेस। आपका मेडिक्लेम होना चाहिए। मेरा खुद का 40 लाख का मेडिक्लेम है, उसका उतना ही हस्बैंड का है, दोनों के इंश्योरेंस में हमारे नाम है। तो मैं उतना ही बीमार गिरूंगी, 80 लाख का इतना, 80 लाख के ऊपर बीमार गिरी तो बोलूँगी इलाज बंद कर दो। 80 lakhs is a big amount actually. That is what I am saying, कि you should be ready with the emergencies and funds, कि आप
आपको किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप अपने ओल्ड एज के लिए रख देंगे, तो जब आप फिजिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो और वीक है, तो तब ये पैसे की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा होती है। अभी हम मेंटली एट पीस है ना, कि मुझे मालूम है कि मेरा सब कुछ सेट है, एंड देन व्हेन यू आर फाइनेंशियली रेडी, इवन योर रिलेटिव्स और आपके बच्चे भी इतना स्ट्रेस आउट नहीं होते कि वो उनका खर्चा उठाएंगे कि हमारा उठाएंगे। हाँ, तो सही उनको बात। जब मालूम है फाइनेंशियली ओके, देन एवरीबडी इज रिलैक्स्ड Correct. एंड द रिलेशंस आर गुड। एक बार फाइनेंशियल स्ट्रेन आने लगा, किसी अपना बोझ किसी ऊपर गया, तो वो स्ट्रेन हो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेस, ऑलवेज यू कैन पैसा कहाँ से लाओगे? हाँ, पैसा नहीं ला सकते। करेक्ट। अभी गोइंग फॉरवर्ड मुझे क्या लगता है कि अभी आज का सिनारियो आप पकड़ लो, अपने चिल्ड्रंस का पकड़ लो। जैसे टुडे द वाइफ एंड द हस्बैंड बोथ आर अर्निंग, ओके, नाउ बोथ ऑफ देम हैव गॉट अ डिफरेंट, अलग सोचते हैं अबाउट मनी। कुछ को ऐसा चाहिए कि नहीं वी हैव टू हैव फॉरेन ट्रिप्स, और मेल्स को लगता है कि नहीं लेट अस ट्रैवल ओनली लोकली। तो ये काफ़ी चेंजेस हैं लोगों के थॉट प्रोसेस में, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके फिनेंस को कैसे मैनेज करें, मतलब किसी का और उनका क्लैशेस भी इतना होता है कि दोनों का आइडियोलॉजीज इतना डिफरेंट है अबाउट मनी, तो काफ़ी क्लैशेस होते रहेंगे। आप डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप हैंडल करते हो, तो आप तो ये जानते ही होंगे कि कितने तरीके के क्लैशेस होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं बिटवीन पीपल, अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो हाउ शुड दे कम टू वन पेज, एटलीस्ट रिलेटिंग टू फाइनेंस? तो हाउ डू यू थिंक दैट दे शुड कम टू वन पेज एंड फाइनेंस? फिर से ऐसा ही है कि दोनों ने फैमिली खड़ा किया है, शादी किया है मतलब फैमिली खड़ा किया है। तो जो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताई कि बच्चों की शादी होना है, बच्चों का एजुकेशन होना है, हमारा खुद का घर होना है, और दोनों की मेडिकल इमरजेंसीज़ को हैंडल करना है, दोनों के पेरेंट्स के भी इमरजेंसीज़ को हैंडल करना है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए दोनों ने इन्वेस्टमेंट या जो प्रोविज़न करना है वो साथ में होनी चाहिए। जनरली व्हाट आई एडवाइज व्हेन देयर इज़ क्लैश, कि आप पहले महीने भर का खर्चा लिख लो, सुबह से पूरे महीने भर का। अब फिर जिस परसेंटेज में कमा रहे हो, अगर एक 1 लाख कमा रहा है और दूसरे 50,000 ही कमा रही है, तो वो रेशो में पहला जो खर्चा एक्सपेंसेस को बांट लो और उसको पहले डाल दो डब्बे में, ओह, कि नाउ दिस इज़ वी आर गोइंग टू शेयर आवर एक्सपेंसेस। वहाँ पे वो किसी को ऐसा नहीं लगता है कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। Correct. अब उसके बाद ये जो प्रोविजंस करनी है कि भाई मेडिक्लेम लेना है, तो मैं मेरा और मेरे माँ पिताजी का मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, तुम तुम्हारा और तुम्हारे माँ पिताजी का ऐड कर लो, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अपनी वो शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो कि केवल लड़के के ही माँ पिताजी को देखा जाए और लड़की के, क्योंकि एज़ पर सीनियर सिटीज़न एक्ट भी अभी लड़की को हिस्सा मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि माँ पिताजी को देखें। करेक्ट, हिस्सा चाहिए तो वो ये कह नहीं सकती है कि माँ पिताजी को मैं, तो उसने उनकी भी प्रोविज़न करो। उसके बाद जो बच जाता है उसके लिए एक दूसरे में इंटरफियर मत करो। इसके बाद जो बचता है वो जिसको जो चाहे वो अपने मर्ज़ी से करेगा। अगर एक को चाहिए कि हम फॉरेन ट्रिप को जाते हैं और उसके पास इनफ मनी है, तो वो बोलेगी ये मेरा पैसा है, मैंने बचा के रखा है, चलो। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों का फ्रीडम और स्पेस भी रहता है, बट कॉमन जिम्मेदारी भी। वो रेशो में डालो, मतलब जितना है कमाई उसके रेशो में डालो। दोनों की इक्वल कमा रहे तो इक्वल डालो। जो ज़्यादा कमाएगा, कई जगह ऐसा है कि लेडीज़ ज़्यादा कमा रही है। मेरे पास एक केस ऐसा था कि शी इज़ डॉक्टर और वो बहुत कमा रही थी, और हस्बैंड कहीं ड्रामा में वगैरह काम करता है, तो उसकी कमाई इंटरमिटेंट, तो वो पूरा लोन उस पर ही लिया जा रहा था, कंटिन्यूस लोन पे लोन उसके पगा, क्योंकि डॉक्टर है तो लोन फट से मिलता है। पैसा कम पड़ा कि हस्बैंड लोन का फॉर्म लाता था, तुम भर दो, तुम भरो, लोन मिलता है। फाइनली इट वेंट गया कि उसका EMI 90,000 तक पर मंथ चला गया। एंड देन कभी तो कुछ क्लैश हुआ जब वो मेरे पास आई काउंसलिंग को, तब मैंने पहले कहा कि इतना लोन बढ़ा के रखा है कि अभी तुम कितना भी कमाओ एज अ डॉक्टर तो भी आप पूरा नहीं कर पाओगी। तो पहले तो जो घर बनाया है, जिसके भरोसे इतना लोन लिया, इसको मॉर्गेज रख, उसको मॉर्गेज रख, उस घर को बेच दो, उसमें से पहले पूरा लोन रिपे कर दो। तो आपका 90,000 पर मंथ का बच गया। तब तक घर भाड़े से लो जब तक आप इतना पैसा जमा नहीं करते
कि आप दूसरा घर ले सको, क्योंकि रोरिंग प्रैक्टिस था, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं था। सो हर महीने अगर तुम 3-4 लाख कमा रहे हो और फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज़ बैड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो मैंने फिर उनको बना के दिया कि ऐसा समझो कि हस्बैंड 0 कमा रहा है, तो हस्बैंड का काम क्या है, एक्सपेंसेस को करटेल करेगा। आप घर में रहो, आप जब भी मिलेगा काम आपका शौक का करो, ये नहीं कि हर बार हस्बैंड ने ही कमाना चाहिए। बट फिर बच्चों को लाना ले जाना है, उसके लिए जो खर्चा हो रहा है छोड़ो, स्कूटर पे बच गया ना थोड़ा 1-2 हज़ार जो भी बचा सकते आप बचाने का काम करो, वो कमाएगी और शी विल प्रोवाइड। बट ये इमरजेंसीज के सब पहले इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो बचेगा उसके बाद उसमें से जो मज़ा करना। इट्स अ रियल क्लासिक एडवाइस एक्चुअली। मुझे लगता है कि ये अगर सपोज सबने फॉलो कर दिया तो मेरे ख्याल से क्लैशेस बचेंगे ही नहीं, तो फिर दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द मनी। जनरली लेडीज़ का क्या होता है कि आज तक उनको मतलब फाइनेंसेस की बहुत एवर्स रहती है कि मुझे इसमें समझ में नहीं आता, ये एक एटीट्यूड है। तो मैंने बीच में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें एक प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उनको पूछा था तुम्हारे एसेट्स क्या है, मतलब आप इतना कमा रहे हो तो ये घर जो है सो आपके नाम पे है क्या। तो नोबडी वाज वेरी क्लियर कि घर भी जॉइंट है क्या नहीं, काय पे तो साइन किया था मालूम नहीं, अच्छा नॉमिनेशन आपका है क्या मालूम नहीं, आपका ये इंश्योरेंस है क्या मालूम नहीं, सब हस्बैंड देखते, मालूम नहीं सब हस्बैंड देखते। आप इनकम टैक्स भरते हो तो इनकम कितना वो भी मालूम नहीं, वो तो कुछ तो सीए मांगता है, हम तो कुछ तो पेपर देते हैं, वो कुछ फाइल करते हैं, बट दे डोंट इवन नो हाउ टू रीड द रिटर्न व्हेन इट इज़ एक्नॉलेजमेंट कम्स। तो मैंने उनके सेशंस लिए थे। तो ये सब लेडीज़ को जब मैंने कहा कि आप शाम तक कम से कम मैं कुछ सवाल पूछती हूँ उसके जवाब लेके आओ तो आप खुद क्लियर हो जाओगे कि आपके एसेट्स है भी क्या नहीं आपके नाम पे, कि जैसे इंश्योरेंस आपका है क्या, टर्म लोन है या मेडिक्लेम का है, होगा तो आप मतलब आपके नाम पे है कि हस्बैंड का है और आप बेनिफिशियरी हो क्या और कोई बेनिफिशियरी है, घर आपके नाम पे है, जॉइंट है क्या नॉमिनेशन है, और नॉमिनेशन मतलब ओनरशिप नहीं होता है, तो हस्बैंड ने विल बना के आपका नाम पे वो किया है क्या नहीं किया है, और अगर आपके बैंक में खाते हैं तो दोनों के जॉइंट है या और अगर जॉइंट भी होंगे तो उसका ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर है क्या नहीं है, लॉकर किसके नाम पे है, लॉकर का ऑपरेशन किसका है, अगर ऑपरेशन जॉइंट है या किसी एक के नाम पे और उसके आपके गहने उसमें पड़े हुए हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी मालूम नहीं होगी, और आपका इनकम टोटल कितना है, यू बीइंग अ सैलरीड पर्सन और अ प्रोफेशनल, तो आपका ईयर एंड को आपका इनकम कितना है, आप टैक्स कितना भरती हो, इनकम टैक्स रिटर्न हाथ में लेके आओ, हम उसको एनालाइज करेंगे। तब जाके शाम तक बहुतों को मालूम पड़ा कि घर तो मजाना और नहीं थे, अरे मुझे लगा था जॉइंट ही है, मैंने तो साइन किया था किसी चीज़ पे, फिर वो बोला वो तो नॉमिनेशन का था, तो मतलब फिर जाके मालूम पड़ता है कि घर तो मेरे नहीं, माँ के और हस्बैंड के नाम पे है और मेरा नॉमिनेशन है। तो ये चीज़ का अवेयर नहीं रहना ये बहुत सीरियस मैटर है, और ये कोविड में तो इतने हालत हुए लेडीज़ के कि अगर उसका हस्बैंड गया है तो 2-2 साल तक वो घर वो उसके नाम पे होता नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन ही नहीं किया है, और नॉमिनेशन किया है तो विल में नहीं लिखा है, तो नॉमिनेशन मतलब ओनरशिप नहीं है। बाकी वारिसदार खड़े हो जाते हैं कि हमने भी पैसा दिया था, ये हमारे भी नाम पे होना चाहिए, और लीगल फाइट में चले जाते हैं और घर मिलता नहीं है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कितने सारे औरतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ होगा इस वजह से कि एक हस्बैंड ने जॉइंट नाम पे घर होते हुए भी सिर्फ खुद ने अकेले ने जाके ही नॉमिनेशन करके आया, और वो कोविड में एक्सपायर हो गए। अकेले के नाम पे क्या मतलब 50% ऑफ प्रॉपर्टी का नॉमिनेशन हुआ, बचा हुआ 50% जो वाइफ का था उसका नॉमिनेशन उसने साइन ही नहीं किया था। अब वो केस में वो उसका जो नॉमिनेशन वाइफ के नाम पे था तो ओनरशिप नहीं होता है, फिर उसका लड़का और बाकी बेटियां क्लेम करने लगी कि हम भी उसमें लीगल राइट रखते हैं, एंड देन इट बिकम्स, अभी वो ऐसा है कि बेटा बेटी और 50% इसका नाम पे, ऐसा तीनों के नाम पे घर होगा, क्योंकि इसे कभी पता ही नहीं था कि मैंने भी नॉमिनेट करना चाहिए था, या नॉमिनेशन के साथ विल भी बनाना पड़ता है। अगर उसका इंटेंशन उसका यही था कि वाइफ को मिले, लेकिन वो इंटेंशन कंप्लीट करने के रास्ते मालूम नहीं है कि इसका केवल नॉमिनेशन में नहीं होता है। और ये भी वर्कशॉप में बहुत लेती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ओनली नॉमिनेशन, बैंक का भी नॉमिनेशन है, इसका मतलब तुम खाली ट्रस्टी हो, यू आर नॉट ओनर। आपके दूसरे वारिसदार आके बोल सकते ये पैसा मुझे दो या ये घर मुझे दो। सो दिस इज़
वेदर लेडीज आर स्टैंडिंग। और ये ऐसा भी नहीं, जेंट्स को भी एक नहीं मालूम है, ऐसे नहीं कि कोई जानबूझकर ये कर रहा है। एक्चुअली देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, दैट इज़ हाँ, वो वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत है। We have to work on it. Yes, we all have to work on it. Yes. Now coming back to the lifestyle of people today, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती थी कि एक आइडियल कपल को कितना अर्निंग्स होना चाहिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट्स एन एस्टिमेशन, मतलब आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बोल सकते, बट क्योंकि क्या है कि टुडेज जनरेशन ना, मैं देख रही हूँ कि सब पैसे के पीछे सिर्फ भाग रहे हैं। दे डोंट नो कहाँ भाग रहे, क्यों भाग रहे और कितनी देर भागना पड़ेगा, नो आइडिया एट ऑल। तो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए विथ ऑल्सो द सेविंग्स एंड ऑल दैट, तो क्या एवरेज रेवेन्यू एक फैमिली का होना चाहिए? ये आपके एक्सपीरियंस से आप बता सकेंगे क्या? यहाँ फिर से ना, मतलब यंग जनरेशन का कुछ हद तक हमारे मिडिल एज वालों का भी ऐसे हो गया है कि हम ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं और कुछ एडवर्टाइजर्स के पीछे भाग रहे हैं। मतलब ये कपड़ा W ब्रांड का है तो अच्छा है, और फिर उसको भले कितने भी पैसे देना पड़े। एक बार मैंने मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो VIP ब्रांड है, देखो सूटकेसेस वगैरह बनाता है, तो उसके फैक्ट्री को मेरे मामा जी भी बैंक में थे, तो हमने वहाँ विज़िट किया था। तो तब के ज़माने में 1978 में मेरा शादी हुआ, तो वो सूटकेस 400 का मिलता था। तो जैसे कि मेरा सैलरी मैंने बोला तब हार्डली 500 था, तब एक सूटकेस 400 का रहता था। तो मेरे मामा जी ने पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब कुछ तो मटेरियल होगा ना। तो क्या कुछ भी खास नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को महंगा लिया तो ही लगता है कि मैं एलिट फैमिली से हूँ, इसलिए हम उसका कॉस्ट बढ़ाते हैं। सेम थिंग वन डॉक्टर हैज शेयर्ड विथ मी, और मेरे घर के ही कोई रिलेटिव है, कि मैं अगर बोलूँगा कि मैं 50 रुपये में तेरा ट्रीटमेंट करता हूँ तो वो बोलेगा ये डॉक्टर ऐसा ही है। मैं जब बोलता हूँ 5000 और बोलता हूँ मेरा अपॉइंटमेंट आपको हफ्ते भर के बाद ही मिलेगा, तो उसे लगता है मैं कोई तो स्पेशल आदमी के पास जा रहा हूँ। तो दिस इज़ वेयर यंग जनरेशन इज़ गोइंग। अभी कैसे है कि डोंबिवली में घर लेना और बोरीवली में घर लेना, तो बोरीवली में घर काफ़ी अच्छा है, डोंबिवली में ख़राब है। एक बार मैंने भाई को बोला था कि आप भी चर्चगेट से बैठो, मैं भी VT से बैठती हूँ, आप बांद्रा कब पहुँचते मुझे बताओ और मैं डोंबिवली कब पहुँचती बताओ। द टाइम इज़ इक्वल, वहाँ जाने का टाइम इक्वल है, क्योंकि बांद्रा उतरने के बाद घर जाने के लिए जो मारामारी करना पड़ता है कि वहाँ रिक्शा मिलेगा नहीं, फिर चल के जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम डोंबिवली पहुँच के काफ़ी हद तक जल्दी, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम, बट हम पैसा एड्रेस का दे रहे हैं, हम एड्रेस को पेमेंट कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ 1100 या 1150 स्क्वायर फीट का घर लेके उसको मैं 80 लाख में ले रही हूँ, उसी से छोटे घर का वो 6 करोड़ दे रहा है। सो अभी जब तुम 6 करोड़ पैसा घुसा दोगे, उसमें आपने लोन ले लिया, आपका पूरा लाइफ EMI देने में जा रहा है, और वो EMI देना है इसलिए जॉब और सैलरी का लेना पड़ता है। देयर इज़ नो फैमिली लेफ्ट, दिन रात काम कर रहे हैं। जितनी भी यंग जनरेशन है, मेरे पास भी सब फॉरेन में गए बच्चे हैं, मतलब 30-40 के 34 के एज से ही बैक एक, नेक एक, फ्रोजन शोल्डर एंड BP एंड शुगर, एवरीथिंग। तो क्या मतलब आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? तो बेसिक अगेन वही है कि मेरे को एक किराना वाले ने एक बार बोला था और मुझे एकदम अपील हुआ। मैंने बोला कितना महंगाई बढ़ा है, क्या है आपका, कितना भाव बढ़ा है? तो क्या मैडम कितना भी बिल बनाओ किराने का, कितना भी लो, 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जाता नहीं है, मतलब 4 के फैमिली में। और आप एक खाली होटल में जाते हो और पिज़्ज़ा खा के आते हो तो भी आप 2000 देते हो। कहाँ महंगाई है कि जो बेसिक नीड है वो आपकी 2000 में महीना भर निकाल रही है, तो वेयर यू आर गोइंग। तो यहाँ पे अगर सोचा तो मेरे ख्याल से फाइनेंस में बेसिक नीड को पहले निकालो, इतनी ही मेरी नीड है, बेसिक नीड्स, उसके ऊपर 20% चाहिए जो आपका कंफर्ट लेवल है, उसमें पूरा लग्जरी भी आ गया। एक बार मैं होटल में जाऊँगा, एक बार मैं साल भर में मैं फॉरेन को जाऊँगा, इतना भी खर्चा निकालने के बाद जितनी ज़रूरत है प्लस 20%, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या इमरजेंसी आएगा, और कंफर्ट लेवल हो, इतना ही अर्निंग चाहिए।
इतना अर्निंग के बाद आप जो भाग रहे हो दैट इज़ अननेसेसरी। आप फैमिली और वर्क लाइफ को पूरा बिगाड़ रहे हो। पैसा कमाने के बाद एक स्टेज आता है कि पैसा तो है लेकिन पैर नहीं चल रहे, हाथ नहीं चल रहे, एंड एट एज ऑफ उसको एंजॉय करने का वक्त ही नहीं एंजॉय मिलता नहीं है। कर पा रहे। मतलब मैं योग शिक्षक भी हूँ, योग क्लास भी ले रही हूँ, तो हर यंग बच्चे को अगर मैंने बोला कि तू नीचे बैठ सकता है क्या, तो बच्चे नीचे पैर क्रॉस करके बैठ नहीं सकते क्रॉस ले, उनको चेयर पे ही बैठना आ रहा है क्योंकि घुटने पूरे जाम हो चुके हैं, क्योंकि ऑलवेज यू आर ऑन द सोफा और ऑन चेयर और समवेयर बट नॉट ऑन द ग्राउंड, और उनके पैर का बॉडी कर्व की तैयार हो जाते flexibility affect हो जाती है। उसको एक्सरसाइज करते हुए इतना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अर्निंग इज योर बेसिक नीड्स, सुबह के पेस से लेके रात के सोने तक जो चीज़ें लगती है, फिर दवाई, फिर तुम्हारे इन्जॉयमेंट के भी, जो आपकी इन्जॉयमेंट की आइडिया हो कि हफ्ते में एक बार होटल, 6 महीने में एक बार आउटिंग, इसको भी ऐड करो, उसके ऊपर 20% इज इनफ, एंड डोंट रन आफ्टर ब्रांड। मैंने एक बार अपने डोंबिवली से ही, एक मेरी बहन की लड़की है जो स्टैनफोर्ड में पढ़ी और अब यूएसए में है, तो उसको यहाँ से एक टॉप लेके भेजा था, एंड उसने ऐसे ही पूछा था कौन सा ब्रांड, तो मैंने बोला था डी ब्रांड, डोंबिवली ब्रांड। एक्चुअली उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसने भी डी ब्रांड करके उसको यूज़ किया, और फिर वे पूरे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के सामने उसकी कंपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन था, तब शी चोज दैट डोंबिवली का टॉप, एंड वहाँ से फ़ोटो आया था कि वो आपका डी ब्रांड वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे और दिला के दो। फिर मैंने बोला था डी मीन्स डोंबिवली। तो ये अननेसेसरी है कि हम चीज़ें को ब्रांडेड लेने के पीछे काफ़ी खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी खर्चा कर रहे हैं। यस यस, बहुत काफ़ी लोग समझ में नहीं पा ये रहे। समझ ही नहीं पाते कि अपना ही चीज़ देश को एक्सपोर्ट करते हैं और वही फिर बाद अपने में पास वही आ- अलग मुझे ब्रांड। भी सब कह रहे थे कि तुम डोंबिवली में घर ले क्यों लिया तुमने, आ जाओ बंदर आ जाओ नजदीक। मैं बोली इतना पैसे में मुझे तो बाथरूम भी खरीदने को, और मैं वहाँ वहाँ पे पे। इतना ज़्यादा फिर मेंटेनेंस भी बढ़ता है। इससे मैं डोंबिवली में रहूँगी, एक कार लूँगी और एक ड्राइवर। मुझे प्रॉब्लम क्या है कि कभी बॉम्बे जाना पड़ता है तो ट्रैवलिंग का क्या, तो मैं कार रखूँगी, फिर भी मुझे परवड़ेगा। 7-8-10 लाख का कार और 12,000 देके फिर भी मैं वो आने वाले EMI से मेरा खर्चा कम होगा। सो आई विल नॉट रन आफ्टर दैट रेस, आई विल सी कि मेरे फाइनेंसेस बचते हो और मेरे को कंफर्टेबल। इतना कन्विक्शन सब में नहीं होता। दे कम इन पीयर प्रेशर। मेरा कलीग क्या करता है, अरे नहीं उसने वहाँ पे ले लिया, उसने ये गाड़ी ले ली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर विच कम्स कि अपनी वो पहले के ज़माने में जो था ना कि मेरे घर में कितना है, मेरी चादर कितनी है, उतना ही पैर फैलाओ, वो अभी कंसेप्ट नहीं रहा। दे ऑलवेज वांट टू बी हायर अप देन। और बाद में आना तो पड़ता ही है चादर पास, वो अलग बात है, टूट हो जाते हैं फिर आने में। वो अलग बात है कि वो एट अ लेटर स्टेज आते हैं, बट इनिशियल स्टेज में तो इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस। और होता क्या है कि जैसे जॉब कोविड में गए तो मैंने ही किसी को लोन दिया था 40-50 लाख का, 41,000 का EMI। अभी वो इतना हाईली एक्सपर्टीज था उसमें कि वो खाली मेन फ्रेम पे काम करता था। अपने यहाँ मेन फ्रेम पे खाली LIC और कुछ मिलिट्री, इनका ही मेन फ्रेम पे काम चलता है। तो वो कोविड का में जॉब जाने के बाद उसे आज तक अभी तक जॉब नहीं मिला है, मतलब हो गया अभी 3-4 साल वो घर में बैठा है। अब वो 41,000 कहाँ से देना है। अब वो भारी पड़ने लगा कि मैं फिर आए थे मेरे पास कि क्या करूं, तो फिर माँ का भी घर है और किसी का भी घर है। तो फिर मैंने जो आपको आइडिया बताया रिवर्स मॉर्गेज का, कि जो उसकी मम्मी सीनियर सिटीज़न है, शी वॉज विथ मी ओनली बैंक, उनको बोला आप रिवर्स मॉर्गेज लो, उसका पैसा लो, उससे बेटे को दो, वो लोन पूरा निकाल दो एंड देन बी रिलीव्ड ऑफ द EMI। आपको तो पैसा भरना ही नहीं है, जब कुछ होगा आपको तब वो घर बेच के बैंक पैसा लेगी, तब तक बेटे को जॉब मिला तो। लेकिन ये प्लानिंग होना ज़रूरी है कि अगर मेरा जॉब नहीं रहा तो वेदर आई कैन पे द EMI। और अल्टरनेटिव स्किल्स तैयार नहीं होते हैं। मेन फ्रेम तो मेन फ्रेम, मैंने उसको बोला कि तुम अभी भी इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करो लेकिन कमाना ज़रूरी है। तो सेकंड अल्टरनेटिव आपके पास एक स्किल होना चाहिए कि जो, जैसे कोविड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत नहीं थी, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत थी। इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं, प्लम्बर की ज़रूरत थी। फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं, सादे सिंपल अल्टरेशन करने वाले टेलर की ज़रूरत थी। एंड दे वेर अर्निंग अ लॉट बिकॉज इट वाज द बेसिक नीड। तो हमारे पास भी ऐसा कोई स्किल है, जैसे मैंने स्विंग सीख लिया है,
योग शिक्षक का ट्रेनिंग लिया, मैं रिटायर होने के बाद ये सब लिया मैंने। फिर मैंने काउंसलिंग कर लिया कि कल मुझे पेंशन अगर मेरे बैंक से बंद भी हो गया तो आई कैन स्टिल स्टार्ट अर्निंग, जस्ट मेरे पास ऑलरेडी स्किल है, मैंने डेवलप करके रखा है, मेरा क्लाइंटेल रेडी है, आई कैन स्टार्ट अर्निंग एनी टाइम एट एनी एज। अभी हम लोग ने इनके बारे में बहुत बात अभी हम लोग ने इनके बारे में बहुत बात कर ली कि हस्बैंड्स वाइफ्स, उनका फिनेंसेस, और सबसे बड़ा कम्युनिटी एक है वो है बिजनेस ओनर्स, ठीक है। अब इनका और बैंकिंग का तो मतलब क्या बोलते हैं, चोली दामन का साथ है। बैंकर्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम उनके लिए खतरा भी है, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक बिजनेस ओनर को कितने किस्म के लोन्स मिलते हैं, दैट इज़ नंबर 1, एंड नंबर 2 उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो लोन्स लेने के टाइम पे उसको चुकाने में भी उनको सहूलियत हो जाए। एक्चुअली भी बिजनेसमैन में हम 2-3 कैटेगरीज कर सकते हैं कि जो मतलब मिड कॉरपोरेट बिग कंपनीज एंड जिन्होंने जस्ट स्टार्टअप्स हैं। तो हम स्टार्टअप से बात करते हैं कि स्टार्टअप्स को इतना ही लोन लेना चाहिए कि जो उसे बिज़नेस कम से कम 1 साल चलाने में हेल्प करे, ताकि 1 साल में उसे ये अंदाज़ा आता है कि क्या मैं इसमें ब्रेक इवन को आ सकता हूँ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ही सही, क्योंकि शुरू में प्रॉफिट होता नहीं है। तो उतना ही, क्योंकि EMI देना अगर बढ़ गया तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर होता है। तो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए उसके बिजनेस, जैसे कि कपड़े का दुकान खोलना हो तो खुद की जगह लेने के पीछे नहीं जाना चाहिए, हमेशा ही रेंट पे जाना चाहिए। एक्चुअली रेंट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम उसमें प्रीमाइसेस में जब पैसा डालते हो तो उसको चुकाने के लिए आपको बिजनेस लेवल बहुत ऊपर जानी पड़ती है, जो कई बार जाती ही नहीं है, एंड यू कीप ऑन पेइंग रेंट्स ओनली, और आपको घर में लेके जाने के लिए पैसा बचता नहीं है, और फिर EMI नहीं दिया जाता है। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि डोंट गो फॉर परचेस एनी प्रॉपर्टी, आप रेंट पे रखो। हमारे अभी मैं गुजराती हूँ, तो हमारे यहाँ एक फंडा है, हमारे घर का एक फरसाण का दुकान भी है, तो घर भाड़े से लो, और एक अगर आपने शेल्फ लिया है तो हाफ शेल्फ ही भरो, मतलब इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल आपके प्रोडक्ट्स में हाफ ही भरो, हाफ बेचने के बाद जो सरप्लस आएगा फिर उसका और एक ऊपर का खाना भरो, उसी में से जनरेट होना चाहिए 5-6 महीने कि आपके ही प्रॉफिट में से आप आगे का माल ले सको, और पूरा जब रैक उसी से भरेगा उसके बाद घर में पैसा लेने जाने का सोचो, तब तक आपको यह अंदाज़ा आता है कि मैं कमा कितना रहा हूँ और मैं वापस उसी में से ला सक रहा हूँ कि नहीं ला सक रहा हूँ। तो बिज़नेस को सडनली लाखों का माल ला के रखने का और पूरा चकाचक AC वाला शॉप करने के पीछे नहीं पड़ते हुए, पहले आपका क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए शुरुआत करो। जैसे मैंने रीजेंसी में भी किया था ये पीरियड में कोविड के, कि मोर देन 105 हाउसवाइफ्स मैंने व्हाट्सएप पे साथ में लाई, 1 महीने में उनको ट्रेनिंग दिया, हाउ टू ब्रांड, हाउ टू पैक, आपका क्या स्किल है उसको प्रोफेशनली कैसा कन्वर्ट करो, और तब तो जा नहीं सकते थे, तो डिलीवरी कैसा करना है, प्राइसिंग कैसा करना है, और तभी ये सिखाया था कि कोई भी बड़े चीज़ में इन्वेस्ट मत करो, आपको इन्वेस्टमेंट छोटा करो। मतलब अभी आपको अगर मसाले का करना है तो मसाले का मशीन लाना, यही एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मसाले का सामान बहुत मत लाओ, ऑर्डर आएगा ऐसा लाना शुरू करो। बोलो कि मैं 2 दिन के बाद देती हूँ, भाग दौड़ करो, 1 दिन में लाओ, रात दिन मेहनत करो, उसको डिलीवर करो, लेकिन ऑर्डर आएगा तो मैं पहले ही बहुत सारा माल भर के रखूँ, ये नहीं होना चाहिए। और शो के पीछे नहीं जाना चाहिए कि मैं AC लगाऊँ, ये करूँ, डेकोरेट करूँ, दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स। और स्टार्टअप के लिए ये मैं बोलती हूँ, और स्टार्टअप ने पहले खुद के लेवल पे बिज़नेस शुरू कर देना चाहिए, उसका पैसा उसके सेविंग में ही आए, बट उनको 3-4 महीने के बाद आइडिया आता है कि मेरा क्लाइंटेल मुझे मिल रहा है, उसके बाद आप बैंक को अप्रोच करो, उसके लिए CA का हेल्प लो, क्योंकि कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये मेरा प्रॉफिट है कि खाली लिक्विडिटी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने को, प्रोविजनल फाइनेंशियल निकालने के बाद समझता है कि दिस इज़ माय नेट प्रॉफिट। फिर आप उसके आधार पे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितना EMI भर सकता हूँ, उतना ही लोन लेना चाहिए। और फिर नेक्स्ट 2 साल के बाद, 1 साल के बाद बैंक भी खुद देखती है आपके खाते में कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आगे से आके बैंक खुद ऑफर करती है कि यू कैन टेक लोन, बिकॉज बैंक को भी तो अच्छे क्लाइंट चाहिए रहते हैं।
लोन कैसे दो चीज़ों के लिए लगता है, एक तो बेसिक इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर फिक्सचर्स, शुरू करना है, टेबल लेना है, चेयर लेना है, लैपटॉप्स लेने हैं, ये चीज़ों के लिए तो चाहिए, तो उसके लिए टर्म लोन देती है बैंक कि आप एक ही बार ले लो और उसके बाद हर महीने उसका फिक्स EMI भरो। सेकंड लगता है कि जो रॉ मटेरियल, मतलब ये महीने को मुझे लाइट बिल देना है, सैलरी देना है, माल लाना है, माल बेचना है, मजदूरों को पैसा देना है, इसके लिए जो हर महीने वो लगने वाला है, डैट इज़ उसके लिए कैश क्रेडिट की योजना होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम माल बेचते हैं लेकिन क्रेडिट पे बेचते हैं, 2-3 महीने के बाद पैसा आने का होगा या 1 महीने के बाद, उतने टाइम आपका बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं होता है, तब बैंक आपको प्रोवाइड करती है कि अच्छा आपके बिल कितने होते हैं, 2 लाख के बिल, उसमें से 1 लाख का बिल आपका क्रेडिट पे है, तो इस 1 लाख के 75% 75,000 हम आपको हर महीने दे देंगे ताकि आपका बिजनेस रोल हो। जैसा पैसा आएगा बिल का आपने इसी खाते में भरना है, दैट इज़ हाउ द रिपेमेंट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो कैश क्रेडिट भी लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको धंधा चालू रखना है, आपके जेब में पैसा नहीं है, माल लाने को पैसा नहीं है, तो धंधा ठप हो जाता है। तो उसके जगह कैश क्रेडिट बैंक से ले लिया, लेकिन उसके लिए यू शुड बी वेरी श्योर कि मेरा पैसा कितना दिन में आ रहा है। बैंक को करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर दिया कि मुझे 3 महीना लगता है, तो बैंक 3 महीने के लिए आपको वो लिक्विडिटी देता है। तो आपका वो अंदाज़ करेक्ट होना चाहिए कि मेरे को क्रेडिट का पैसा, जैसे अगर आपका सब सर्विसेज या गवर्नमेंट को हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास 6 महीने के पहले बिल सेटल ही नहीं होता है, तो फिर आपका वो जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का होना चाहिए कि ये मैंने बिल आज 1 लाख का दिया है, आप मुझे 75,000 दो जो 6 महीने चलेगा। तो बैंक विल लुक एट द बिल, एंड बिल कैसा आता है वैसे लोन मिलता है। सो ये कैश क्रेडिट एक लेना चाहिए। इससे सिंपल मैं स्टार्टअप्स को बोलती हूँ कि आपको ये सब झंझट अगर नहीं करना है, तो आपके घर में अगर गोल्ड है सबका घर का मिल के, उस गोल्ड को इन्वेस्ट करो, गोल्ड लोन लो और उस पर आप स्टार्ट करो। क्योंकि आज अगर 60,000 का भाव चल रहा है तो 60% बैंक गोल्ड के अगेंस्ट देती है, जो 1 साल तक आपको उसका इंटरेस्ट भी भरना नहीं होता है। यू कैन मेक बलून पेमेंट राइट आफ्टर 1 ईयर। तो आपको इमीडिएट करना है, आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है, ना आपके पास बैलेंस शीट है, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो जितना भी गोल्ड है उसको कोई भी कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी नेशनलाइज बैंक, इन 1 सिंगल डे मैक्सिमम सेकंड डे आपको पैसा हाथ में आता है, एंड उसका इमीडिएट रिपेमेंट बर्डन नहीं होता है फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद 1 ईयर के एंड को आपको इंटरेस्ट 1 year I can utilize that. 1 ईयर में आप प्रॉफिट को आ जाओ और फिर छुड़ा लो गोल्ड। सो कई बार लेडीज जब सामने आती है और उनके पास कोई पेपर्स नहीं होते, उन्होंने कभी काम नहीं किया रहते, बट उनके पास गोल्ड ज़रूर होता है। सो मैंने जो उद्योजिका का ग्रुप किया था स्टार्टअप्स का, उनको मैंने ऑलमोस्ट सबको, जब बड़ा उनको ऑर्डर आया तो गोल्ड रखने लगाया। जैसे वो ऑर्डर बेचा गया, इमीडिएट जाके 2 महीने में पेमेंट करके, हाँ, पेमेंट करके गोल्ड छुड़ा भी लिया। हाँ, अदरवाइज LIC पॉलिसी होगा तो सरेंडर वैल्यू पे मिलता है, NSC होगा, बट जनरली कई बार कुछ भी नहीं होगा तो तुम्हारे घर के लोग सपोर्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद वन मोर वेरी क्लासिक थिंग इज़ दैट आज की तारीख में सोशल मीडिया में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल कि बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़, वेदर इट इज़ ऑथेंटिक, बीन टेकन बाय द पीपल, एंड आप उसमें क्या मदद कर सकते हो? मतलब हाउ कैन यू क्रिएट दैट अवेयरनेस? बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि ऑथेंटिसिटी इज समवेयर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड विद लॉट ऑफ पीपल। तो कैसे आप मदद कर सकते हैं? कई बार जब ये इस तरह के एडवर्टाइज आते हैं ना कि आपको 2 दिन में लोन मिलेगा, हमारे पास तो 6 दिन में सैंक्शन हो जाएगा, ये जनरली फेक होता है। मतलब व्हाट दे गिव इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं कि आपका लोन इतने रुपए का सैंक्शन हो चुका है, बट विल बी डिसबर्स आफ्टर फॉर्मेलिटीज। फाइनली इट कम्स टू द सेम पीरियड ऑफ 1 मंथ और समथिंग, जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं आता है। जितना प्राइवेट फाइनेंस को जाओगे तो बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है कि प्राइवेट फाइनेंस आपको लेस फॉर्मेलिटीज़ और इमीडिएट लोन देगा, लेकिन रिकवरी के लिए रूथलेस रहता है। और वो जब रूथलेस होते हैं तो कार लोन लिया है तो गाड़ी रास्ते में रुकाएंगे, उनके बाउंसर्स रहते हैं, रुकाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे, चाबी लेके चले जाएंगे। तो इस तरह का रिकवरी होना ये कई बार मेंटल ट्रॉमा करता है। जैसे कि अदरवाइज नेशनलाइज बैंक में पहला नोटिस जाएगा, दूसरा नोटिस जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट के बाद ही पहला नोटिस जाएगा, फिर सामने बुलाएंगे,
रीज़न पूछेंगे, अगर रीशेड्यूल कर सकते हैं कम ज़्यादा तो वो भी लोन रीशेड्यूल कर देंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नेशनलाइज के पास जाना चाहिए। जल्दी लोन मिलने के चक्कर से प्रोसीजर को फॉलो करो, लेकिन ह्यूमन ट्रीटमेंट अगर चाहिए तो इट इज़ बेटर टू बी विथ सम नेशनलाइज और शेड्यूल बैंक्स विच गो बाय द लीगल प्रोसीजर्स। ज़्यादा गुंडाइज्म नहीं होता है रिकवरी के टाइम, नहीं तो आके सामान उठा लेते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं, रात रात तक दरवाजे में बैठे रहते हैं एंड मतलब योर प्रॉब्लम्स आर नॉट बीइंग हर्ड। जो अदरवाइज बैंक्स में इट इज़ बीइंग हर्ड, उसको पुटअप किया जाता है, रीफेस किया जाता है, लोन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट वेव करके लोन ले लेते हैं। ये स्कोप प्राइवेट में नहीं मिलता है। लोन 4 दिन में मिलेगा, लेकिन बात के लिए तकलीफ है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हेवी होता है कंपैरेटिवली। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब वो पता चल रहा था कि कितना आपने कन्विक्शन से अपने लाइफ को जिया है, एंड आई रियली होप दैट यू टीच दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू लॉट मैनी पीपल अक्रॉस, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे लाइफ जीना चाहिए। सो thank you very much ma'am for sharing, and it was really wonderful hearing from you and having a great conversation with you. Thank you. Thank Gayatri for giving me this opportunity to share my thoughts. Sure. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Thank you.